जो अब हम स्टार्ट करें, ये बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम बेसिकली माइक्रो आर्किटेक्चर को देखेंगे। हमने आपने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा होगा, फिर हमने उससे ट्रांजिस्टर्स वगैरह पढ़े होते हैं। फिर ट्रांजिस्टर से हमने कहा कि भाई हमारे पास गेट्स बनते हैं, उन गेट्स को हम यूज़ करके लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं, जिसमें हमने कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स दोनों पढ़े थे। ठीक है। और कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में हमें मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करने होंगे, जो हमारे मकसद हैं, जिसको डिकोडर्स हम यूज़ करेंगे, एडर हमने यूज़ किया, एएलयू बनाया हमने। इसके अलावा आज हमने थोड़ा सा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में काउंटर्स को देख लिया, रजिस्टर्स को देख लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं। इसके अलावा फिर हमने जब ये सेमेस्टर स्टार्ट किया था तो हमने आर्किटेक्चर्स देखे थे। हम दो आर्किटेक्चर्स अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने x86 आर्किटेक्चर देखा। x86 आर्किटेक्चर को देखने का सिंपल मकसद ये था कि हम उसकी असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। वो असेंबली लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने का मकसद ये था कि ताकि हम उसकी देखिए इनर वर्किंग कैसे होती है, हर चीज़ कैसे काम होती है, फंक्शन कॉल्स वगैरह क्या होती हैं। फिर हमने थोड़ा सा इस बार जब हमने स्टार्ट किया तो हमने RISC-V आर्किटेक्चर को देखा। RISC-V आर्किटेक्चर क्या है कि RISC-V आर्किटेक्चर इज अ रिस्क आर्किटेक्चर, जो कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट बेस्ड आर्किटेक्चर है। और हमने उसकी इंस्ट्रक्शन सेट को देख लिया। इंस्ट्रक्शन सेट में मतलब हमने रिस्क आर्किटेक्चर की इंस्ट्रक्शन सेट में हमने देखा कि लोड इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, स्टोर इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, इसी तरह और थी, एंड थी, SLT इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, इस तरह की हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को देखते रहे। इसके अलावा आपके पास ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, यू टाइप इंस्ट्रक्शन। जो आर्किटेक्चर होता है दैट इज बेसिकली अ प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके पास क्या क्या इंस्ट्रक्शन सेट है या क्या क्या टूल किट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस देख ली, तो हमने उन इंस्ट्रक्शन को अब देखते हैं उसका माइक्रो आर्किटेक्चर। माइक्रो आर्किटेक्चर क्या है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल साइकिल प्रोसेसर डिजाइन करेंगे। एक छोटा सा प्रोसेसर डिजाइन करेंगे जो कि इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए सपोर्ट करे। ठीक है, वो तमाम इन इंस्ट्रक्शंस को चला सके। फिर उसके बाद हम उस सिंगल साइकिल जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। उस परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर हम ये देखेंगे कि हम कैसे इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम मल्टी साइकिल प्रोसेसर की तरफ जाएंगे। फिर जब हम मल्टी साइकिल प्रोसेसर को देखेंगे, हम उसको देखेंगे वो कैसे काम करता है, कितना इम्प्रूव्ड है दैट ऑफ सिंगल साइकिल प्रोसेसर, उसके इश्यूज को देखेंगे। और फिर हम पाइपलाइन प्रोसेसर्स की माइक्रो आर्किटेक्चर की डेफिनेशन या माइक्रो आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं कि हाउ एन आर्किटेक्चर इज इम्प्लीमेंटेड इन अ हार्डवेयर। माइक्रो आर्किटेक्चर है क्या चीज़, कि भाई जो आर्किटेक्चर हमने अभी तक पढ़ा है, कि जो कि इंस्ट्रक्शन सेट था या जो जो चीज़ें थी, वो आपके पास इनरली हार्डवेयर के ऊपर इंटरनली कैसे काम करेगा, उसका हार्डवेयर कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है। और माइक्रो आर्किटेक्चर के अंदर फर्दर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका डेटा पाथ होता है और एक आपका कंट्रोल पाथ होता है। डेटा पाथ क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी डेटा है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन से या कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो आपके डेटा के ऊपर कैसे चल रही है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो भी बेसिकली डेटा है, वो आपका प्रोसेसर उसको कैसे चलाता है, कैसे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उन डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके रिजल्ट को कैसे वापस सेव करता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली डेटा पाथ है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आई, वो भी एक डेटा है, वो कैसे किसी और डेटा के ऊपर मैनिपुलेट होगी या उस डेटा को मैनिपुलेट करेगी, कुछ रिजल्ट्स बनाएगी, और उन रिजल्ट्स को वापस हमने जाके उस इंस्ट्रक्शन ने कैसे मेमोरी के अंदर या डेटा उस डेटा के अंदर वापस सेव करना है। उस डेटा पाथ को चलाने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन चलना शुरू होती है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, ये जो इंस्ट्रक्शन किसी हार्डवेयर के ऊपर चलती है, उसको कुछ कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए होते हैं कि कैसे किस इंस्ट्रक्शन के कौन से हिस्से ने क्या करना है और कौन से हिस्से ने कहाँ जाके चलना है और कौन से हिस्से ने कहाँ जाके एग्जीक्यूट होना है। तो वो बेसिकली कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं वो उस पाथ को कंट्रोल करते हैं। तो हमने वो कंट्रोल सिग्नल्स देखते हैं कि वो कैसे जनरेट होंगे और कैसे हम प्रोसेसर की कुछ हिस्सों को कंट्रोल करेंगे, कुछ को एनेबल करेंगे, कुछ को डिसेबल करेंगे, ताकि हम प्रोसेसर से जो काम लेना चाह रहे हैं। अच्छा, सिंगल साइकिल क्या है? सिंगल साइकिल के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक ही साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल इतना क्लॉक टाइम हम उसको देंगे कि वो इंस्ट्रक्शन, अगर से लोड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो लोड की इंस्ट्रक्शन कहती है कि भाई इस मेमोरी के ऊपर से डेटा उठाओ, इस एड्रेस के ऊपर से डेटा उठाओ, उसको लोड कर दो इस रजिस्टर के अंदर। यही लोड की इंस्ट्रक्शन करती है। तो मेमोरी से डेटा उठाना, उसको यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करना, ये तमाम का तमाम एक सिंगल साइकिल के अंदर हो जाएगा। ठीक है। फिर मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम इसी काम को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इसको स्पीड अप कर सकें। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, CPI चाहिए, एवरेज क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम या फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो आप उसका किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन
या किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास साइकिल टाइम कितना है और उसकी बेसिस के ऊपर हम टोटल क्लॉक साइकिल कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर हम उस सिस्टम की या अपनी सिंगल साइकिल जो हम प्रोसेसर बना रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। पावर को और कॉस्ट को हम नहीं देखेंगे, बेसिकली हम यूनिट ऑफ या इन मैट्रिक्स ऑफ टाइम मेजर करेंगे कि भाई ये कितने टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है हमारा प्रोसेसर, और उसकी बेसिस के ऊपर ही हम इंप्रूव करते जाएंगे अपने प्रोसेसर को। प्रोसेसर डिजाइन के लिए हम तमाम इंस्ट्रक्शंस को नहीं लेंगे, कुछ सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ले लेंगे। अगर आपको याद हो हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस की टाइप पढ़ी थी, एक आपके पास आर टाइप थी, एक आपके पास एस टाइप थी, एक आपके पास यू टाइप थी, एक आपके पास बी टाइप इंस्ट्रक्शंस थी। तो यहाँ पर हम आर टाइप इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं और एक आपके पास आई टाइप इंस्ट्रक्शन थी। अगर आपको याद हो रजिस्टर टाइप, स्टोर टाइप, अपर इमीडिएट टाइप इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस और इमीडिएट टाइप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हमने एक आर टाइप इंस्ट्रक्शंस ले ली जिसमें हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट और एंड और एसएलटी आपको याद हो सेट इफ लेस देन की इंस्ट्रक्शन पड़ी थी। इसी तरह मेमोरी इंस्ट्रक्शन में हमारे पास लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन। तो इन इंस्ट्रक्शंस का हमने बेसिकली एक प्रोसेसर बनाना है कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोसेसर, इनका प्रोसेसर कैसे बनेगा। ठीक है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आर्किटेक्चर स्टेट। आर्किटेक्चर स्टेट क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे करते हैं कि से मैं पीसी की एग्जांपल लेता हूँ कि आपका प्रोसेसर पीसी चल रहा होता है और आप एकदम पावर शट डाउन हो जाए। जो ही पावर शट डाउन हो तो आपका पीसी क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाएगा। पावर शट डाउन हो गया, आपका पीसी बंद हो गया। अगर आप पीसी को रीस्टार्ट करें तो पुराने ज़माने में तो आपका पीसी बिल्कुल शुरू से रीस्टार्ट हो जाता था और वो बिल्कुल विंडोज़ को बूट करेगा। आप जब स्टार्ट करेंगे विंडोज़ 98 में स्पेशली कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा होगा आपका, बिल्कुल अगर कोई काम आप कर भी रहे थे वो तमाम काम जब तक आपने सेव नहीं किया होगा वो डिलीट होता जाएगा। आजकल की पीसीज में ये कमाल है कि अगर से इन केस ऑफ पावर शट डाउन तो आपका पीसी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी आर्किटेक्चर स्टेट को सेव कर होता है। आर्किटेक्चर स्टेट क्या है, आपके जितने भी प्रोसेसर के रजिस्टर्स हैं उनको प्रोग्राम काउंटर इस वक्त जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को और आपकी मेमोरी की जो स्टेट है उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेता है। अगर इन केस आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो आपसे पूछता है कि आप चाहते हैं कि जो लास्ट स्टेट थी उधर से मैं इसको रिस्टोर कर लूं। तो आप अगर येस करते हैं तो ये 32 बिट जो भी रजिस्टर्स हैं से जो भी आपके रजिस्टर्स हैं उनको उठा के प्रोसेसर में डाल देगा। प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू थी उसको भी प्रोसेसर में डाल देगा और मेमोरी की जो भी स्टेट थी वो भी उसको उसी तरीके से बना देगा। तो जब आप देखेंगे तो आपने जिस जगह से प्रोसेसर ने वो जो आपकी आर्किटेक्चर स्टेट सेव की थी उसी जगह से आपका प्रोग्राम चलना शुरू। अच्छा, आर्किटेक्चर स्टेट क्या है कि आप किसी भी सिस्टम को अगर से फॉर एग्जांपल अगर अब अभी आपका सिस्टम चल रहा है और आप उसको उस सिस्टम के रजिस्टर्स की वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, मेमोरी की वैल्यू को कहीं सेव कर लेते हैं और बाद में आप उसको थोड़े एक से 10 डेज बाद आप वापस उन वैल्यूज को उसी जगह पर रखते हैं तो आपके पास प्रोग्राम आपका जो सिस्टम है उसी जगह से चलना शुरू हो जाए। कोई भी आर्किटेक्चर बनाने के लिए आपको कुछ स्टेट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। एक उसका रजिस्टर्स चाहिए होते हैं, एक उसका प्रोग्राम काउंटर चाहिए होता है और एक उसकी मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, अगर मैं कोई भी आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक मेमोरी चाहिए उसकी, एक मुझे उसके रजिस्टर्स चाहिए और एक उसका मुझे प्रोग्राम काउंटर चाहिए। प्रोग्राम काउंटर अब यहाँ पर देख लें। इस केस में अब आप गौर से देखें, ये हमारे RISC-V आर्किटेक्चर की स्टेट एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा कि इसको हम 32 बिट, ये एक 32 बिट एड्रेस जनरेट करेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, 32 बिट एड्रेस जनरेट करेगा। वो एड्रेस किस चीज का होगा, जो कि करंट इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस ये जनरेट करोगे या इसके अंदर वो एड्रेस पड़ा होगा। प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक 32 बिट का रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर एक 32 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर करंट एड्रेस पड़ा हुआ है किस चीज का, उस इंस्ट्रक्शन का जो कि इस वक्त करंटली एग्जीक्यूट हो रही है। ये बात समझ आती है। ठीक है, हमने मेमोरी को फर्दरली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक आपके पास आपकी प्रोग्राम मेमोरी है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है या कोड मेमोरी आप इसको कह रहे हैं, और एक आपके पास डेटा मेमोरी है। ठीक है, कोड मेमोरी में क्या है कि कोड मेमोरी में जब भी आप ये ए जो है ये एड्रेस है, जो ही प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आएगा तो वो एड्रेस जिस जगह का एड्रेस होगा उसके ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी जो कि एक इंस्ट्रक्शन होगी, उस इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है वो ये आपको आगे प्रोवाइड कि जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है उसको हमेशा एक एड्रेस आप दोगे, उस एड्रेस के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड ये आपको आगे दे दिया करेगा। तो प्रोग्राम आपने जो भी इंस्ट्रक्शन चलानी है तो बस आप उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में डाल दो
तो उस इंस्ट्रक्शन का ऑटोमेटिकली जो भी बाइनरी है या जो उसका मशीन कोड है वो आपको आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। इन दो चीज़ों की समझ आ गई। प्रोग्राम काउंटर आपके पास क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर आपके पास करंट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी आपके पास क्या करती है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, जो एड्रेस आप देंगे उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो आपको आगे दे देगा। और बेसिकली इंस्ट्रक्शन इसके अंदर पड़ी किस फॉर्म में होंगी? बाइनरी फॉर्म में पड़ी होंगी। और बाइनरी फॉर्म क्या है? उसको हमने कहा वो हमारा मशीन। इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस लेती है, जिस इंस्ट्रक्शन को मैं रीड करना चाह रहा हूँ उसका एड्रेस मैं दूंगा और आउटपुट पे ये मुझे वो इंस्ट्रक्शन दे दे। और इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में होगी? बाइनरी फॉर्म में। और उस बाइनरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मशीन कोड। तो ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या करता है? ये अपने अंदर एक एड्रेस लेता है, उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी वो इंस्ट्रक्शन दे देगा। वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में पड़ी होगी? बाइनरी फॉर्मेट में। उस बाइनरी फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? तो ये सिंपल है, आप एड्रेस दें, इंस्ट्रक्शन लें, एड्रेस दें, इंस्ट्रक्शन लें, एड्रेस दें, इंस्ट्रक्शन लें। अब हम डेटा मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो डेटा इस फिलहाल रजिस्टर फाइल को मैं छोड़ देता हूँ, रजिस्टर फाइल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बाद में करेंगे। डेटा मेमोरी की बात करें तो डेटा मेमोरी क्या करती है? वो भी वही काम करती है, एड्रेस लेती है, ठीक है। जो ही आप उसको एड्रेस देंगे उस एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा आपको अवेलेबल कर देगा। ये केस है, ये उस केस में कि जब आप डेटा को रीड करना चाह रहे हैं। जब आप डेटा को रीड करना चाह रहे हैं तो आप उस डेटा का एड्रेस दें और जो ही आप वो एड्रेस देंगे उस डेटा को ये आपको आपको अवेलेबल करेगा। ये 32 बिट क्या बता रहा है कि जो आपका एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा, ठीक है। ये जो /32 लिखा हुआ है इसका मतलब जो एड्रेस होगा वो आपके पास कितने बिट का होगा? 32 बिट का। और ये जो आउटपुट पे 32 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो आपके पास डेटा होगा जो कि ये रीड करेगा वो भी कितने बिट का होगा? 32 बिट का। तो डेटा जो है वो आपकी विड्थ है और ये जो एड्रेस है ये आपकी डेप्थ है, जो हमने मेमोरी बनाते वक्त बात की थी। तो आप एक्चुअली 0 से लेकर एफ 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 तक का एड्रेस दे सकते हो इस मेमोरी को। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने इग्नोर की कि ये तो हम सिर्फ डेटा को रीड करें। व्हाट इफ हमने डेटा को राइट करना हो? तो जब डेटा को राइट करना हो तो आप वही एड्रेस देंगे जिस जगह पर आपने राइट करना है, मेमोरी के जिस एड्रेस के ऊपर आप राइट करना चाहते हो, और साथ आप उसको ये डेटा भी प्रोवाइड करेंगे जिस डेटा को राइट करना चाह रहे हो। लेकिन फिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे रीड और राइट के बीच में? तो यहाँ पे आपके पास राइट एनेबल की पिन है। तो जब आप राइट की एनेबल की पिन के ऊपर 1 होगा तो ये डेटा को राइट करेगा मेमोरी के ऊपर, और जब राइट एनेबल पिन के ऊपर 0 होगा तो ये डेटा को बेसिकली क्या कर रहा होगा? रीड कर रहा होगा इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि डिफिकल्ट लग रही है, रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये रजिस्टर फाइल बेसिकली मेमोरी ही है। रजिस्टर फाइल बेसिकली मेमोरी है लेकिन थोड़ी सी फास्ट वाली मेमोरी है, थोड़ा सा तेज काम करी होगी क्योंकि प्रोसेसर का हिस्सा है, प्रोसेसर के ऊपर ही पड़ी। रजिस्टर फाइल को एक चीज आप याद रखें कि ये जो रजिस्टर फाइल है ये आपकी मल्टी पोर्ट मेमोरी है, इसकी मल्टीपल पोर्ट्स हैं। मल्टीपल पोर्ट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो रहा क्या था कि हम एक एड्रेस देते थे, उस एक एड्रेस से डेटा उठा लेते थे। यहाँ पे भी हम एक एड्रेस देते थे, या तो हम उस एड्रेस के ऊपर रीड कर रहे होते थे या हम उस एड्रेस को रीड कर रहे होते थे या हम उस एड्रेस के ऊपर राइट कर रहे होते थे। लेकिन जब मल्टी पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हम मल्टीपल एड्रेसेस दे सकते हैं। इसका मतलब इस रजिस्टर फाइल के अंदर एक एड्रेस बस नहीं है, मल्टीपल एड्रेसेस बस हैं, जो कि इस केस में 3 एड्रेस बसेस हैं। अच्छा, इस मल्टीपल एड्रेस बसेस का फायदा क्या है कि जब हम A1 के ऊपर जो भी एड्रेस देंगे तो जो ही वो A1 के ऊपर हम एड्रेस देंगे जो भी डेटा पड़ा होगा वो उसको RD1 के ऊपर अवेलेबल कर देगा। A1 पे जो भी डेटा होगा, A1 पे हम जो भी एड्रेस देंगे उस एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो RD1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीपल एड्रेस लाइन है और एक मल्टीपल डेटा लाइंस भी हैं। ये जो एक डेटा लाइन D1 है तो उस डेटा लाइन को उसने अवेलेबल कर दिया, उस डेटा लाइन D1 के ऊपर वो चीज अवेलेबल करेगा जिसका एड्रेस A1 के ऊपर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह मैं कोई एड्रेस देता हूं, ठीक है, A2 के ऊपर, तो जो डेटा है जो जिस चीज का एड्रेस है उसके ऊपर जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा D2 के ऊपर, डेटा लाइन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा, ये याद रखिए ये जो दो पोर्ट्स हैं, ये जो दो पोर्ट्स हैं ये हमारी रीड पोर्ट्स हैं। ये जो दो पोर्ट्स हैं ये हमारी क्या है? रीड पोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर हमने जब भी जो रीड करना उसका एड्रेस हम यहाँ पे देंगे। और ये जो A3 पोर्ट है ये आपके पास बेसिकली राइट पोर्ट है। जिस चीज को जिस एड्रेस के ऊपर हमने राइट करना होगा वो एड्रेस हम यहाँ पर देंगे, और जो डेटा है राइट करना है वो डेटा हम WD3 डेटा लाइन के ऊपर रखेंगे, तो डेटा आपकी रजिस्टर फाइल के अंदर राइट होगा बाय कीपिंग राइट एनेबल सिग्नल
1। तो जब हमने राइट करना होगा तो जो राइट वाली पोर्ट है उसको 3 चीजें चाहिए। राइट वाली जो पोर्ट है उसको 3 चीजें चाहिए, एक एड्रेस जिसके ऊपर राइट करना है, एक ये चीज, एक एड्रेस जिसके ऊपर राइट करना है, एक वो डेटा जिसको राइट करना है, और एक एनेबल, ताकि आप उसको बताएं कि भाई मैं वाकई राइट करना चाह रहा हूं। ये ना हो कि आपने कुछ भी रखा उसने उठा के राइट कर लिया। तो जब आप इसको अनेबल करेंगे तो ये राइट करेगा, जब आप इसको डिसेबल रखेंगे तो ये राइट नहीं करेगा। रजिस्टर फाइल से आप मल्टीपल काम ले सकते हो, इसमें एक टाइम पे राइट भी करा सकते हो और रीड भी करा सकते हो, ठीक है। जबकि जो डेटा मेमोरी है उसमें या तो एक टाइम पे रीड करोगे या राइट करोगे, एक वक्त में एक काम, क्योंकि इसके अंदर एक डेटा बस है, एक एड्रेस। ये राइट एनेबल है, ठीक है। राइट एनेबल का मतलब क्या है कि जब आप इसको 1 करोगे तो ये राइट वाला सर्किट एक्टिव हो जाए, और ये डेटा है WD3 क्या है, राइट डेटा 3। इसका पर्पस ये है कि भाई आपके प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर्ड फाइल होगी जो कि आपके पास करंट डेटा जो कि प्रोसेसर को चाहिए अपने पास स्टोर करके। मेमोरी स्लो है, याद रखिएगा, मेमोरी स्लो है। तो हम कोशिश करते हैं जो डेटा प्रोसेसर को चाहिए वो रजिस्टर फाइल के, वो रजिस्टर फाइल बेसिकली वही रजिस्टर्स हैं। हमने कहा नहीं था कि जो हमारा RISC 5 है इसके अंदर 32 रजिस्टर्स हैं, 0 से लेकर 31 तक, ये वही रजिस्टर फाइल है, इसके अंदर वो 32, ठीक है। और इन 32 रजिस्टर्स का कमाल क्या है कि एक वक्त में मैं मल्टीपल रजिस्टर्स के साथ काम कर, 3 रजिस्टर्स को एट अ टाइम, 2 को रीड कर सकता हूँ, एक के ऊपर राइट कर सकता हूँ। मेमोरी में एक वक्त में मैं एक के साथ ही बात करूंगा। अगर मैंने मेमोरी को रीड करना है तो मुझे एक दफा ही रीड करूंगा, फिर अगर राइट करना है तो फिर मुझे नेक्स्ट उसमें राइट करना पड़ेगा, फिर अगर फिर रीड करना है तो फिर मुझे एक थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इसमें मैं एक साथ तीनों काम कर सकता, 2 रीड किए, एक राइट कर दिया। लेकिन अगर आप, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन इन 2 को रीड कर रही है, इन 2 को ऐड करने के बाद यहाँ पे राइट कर रही है, करिए कि नहीं। इसलिए इस रजिस्टर फाइल को इस तरीके से, यहाँ पे भी 32 लिखा है, यहाँ पे भी 32। इसका मतलब ये कि ये 32 बिट यहाँ पे राइट कर सकता है, यहाँ से 32 बिट रीड कर सकता है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर 555 क्योंकि आपके पास टोटल 32 रजिस्टर है, तो आप 32 का log 2 लोगे तो आपके पास 5 आता है। तो आपको रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए 5 बिट्स ही चाहिए, इससे ज्यादा बिट्स नहीं। जी मैं A1 पे जो एड्रेस लिखूंगा ना, A1 पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि भाई रजिस्टर नंबर X1, A1 पे मैंने X1 का एड्रेस लिखा हुआ है, 0001 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो X1 रजिस्टर है उसका जो भी डेटा होगा वो इसके यहाँ पर लाकर रख देगा, और यहाँ पे मैंने X2 रजिस्टर का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो X2 का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर ला, मेरी बात समझ आ गई। और यहाँ पर अगर से मैंने X3 लिखा हुआ है तो जो भी डेटा मैं यहाँ से ला रहा हूँ वो आकर X3 के ऊपर से, जो भी डेटा मैं ए ला रहा हूँ तो वो लाकर इसको X3 के ऊपर लिख देगा। अगर मैंने यहाँ पे A1 में हम एड्रेस देते हैं, उस एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 दे दिया तो X1 के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है उसको यहाँ लाकर रख देगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम एक और एड्रेस देंगे, इस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पे हम एक और एड्रेस देंगे, जो यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है वो उस एड्रेस के ऊपर चला जाएगा, अगर अनेबल 1 है तो मतलब ये रजिस्टर फाइल थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर मेमोरी। ये एक दो, इसके अंदर 3 एड्रेस बसेस हैं और 3 डेटा बसेस हैं, ठीक है। ये एड्रेस बसेस 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और डेटा बसेस 1 2 3, एक डेटा बस ये, एक डेटा बस ये, एक डेटा बस ये दोनों डेटा बस रीड की डेटा बसेस हैं, और ये वाली डेटा बस राइट की डेटा बस है।